ओके हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मास प्रिंसिपल। सो जो रिफ्लेक्शन का पहला देखेंगे, है ना। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन होता है आपका। तो इसके जो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के, वो हम जानते हैं कि दो नियम जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन के होते हैं और दो जो होते हैं वो रिफ्लेक्शन के होते हैं। तो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्शन के पढ़ेंगे, लेकिन फ्रॉम फर्मास प्रिंसिपल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो फर्मास प्रिंसिपल से हम डिराइव करेंगे रिफ्लेक्शन के नियम। सबसे पहला तो नियम हमारे पास रिफ्लेक्शन का क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो हमारा नॉर्मल होता है जिसे हम कहते हैं अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन में होते हैं, ये फर्स्ट लॉ होता है। और हमें पता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होता है। यानी अगर इंसिडेंट एंगल आपका आई है, रिफ्लेक्शन एंगल आपका आर है, तो वो इक्वल होता है। तो सबसे पहले अपन ये पहला वाला नियम देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिरर कंसिडर करो, है ना। मिरर जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, इस टाइप का कोई मिरर है जो कि मैंने स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है। ये मिरर यहाँ पे रखा हुआ है और मान लीजिए ऊपर से आपके पास कोई रे आती है, इस पे इंसिडेंट होती है और वो इधर निकल जाती है। ओके, सपोज यहाँ से मिरर की जिस पॉइंट पर हमारा रिफ्लेक्शन होता है वो ए ओ है। ए से हमारी इंसिडेंट रे शुरू होती है और बी की तरफ वो बढ़ जाती है। सो ए जो है आपका ऑब्जेक्ट होगा एक तरह से, और बी पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। अब इस फिलहाल तो आप ए ओ को और ओ बी को एक प्लेन में मान सकते हो। वो प्लेन कैसा होगा आपका, वर्टिकल होगा, बिल्कुल इस स्क्रीन के प्लेन में होगा, क्योंकि मैंने ये जो मिरर लिया है वो मैंने स्क्रीन के परपेंडिकुलर लिया है। तो ये वाला जो प्लेन होगा, अगर आप मान लीजिए कोई भी प्लेन लेते हैं जिसमें, क्योंकि आपको क्या करना है, इंसिडेंट को, रिफ्लेक्टेड को और नॉर्मल को एक ही प्लेन में कंसिडर करना है। मान लीजिए कि आपकी जो ए है और ओ है और बी है, ये स्क्रीन के प्लेन में, अगर ये स्क्रीन के प्लेन में आती है तो ये स्क्रीन के प्लेन में हो जाएगा। और मिरर आपका क्या जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर आपका मिरर जा रहा है। और ये हमारी ए ओ और ओ बी एक ही प्लेन में हो गई। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमारा होता है जिस सरफेस से हमारा रिफ्लेक्शन होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होता है वहां पर इसको ड्रॉ किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे ये बनाना पड़ेगा नॉर्मल। ये देखिए, ओ से गुजरता हुआ मैंने एक नॉर्मल बना लिया। सपोज दैट इज ओ एंड दैट इज एन। तो ओ एन आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और तीनों आपकी इस प्लेन में आ गई। तीनों आपकी इस प्लेन में आ गई, जो कि हमारा रिफ्लेक्शन का पहला नियम है। लेकिन अगर अपन मान लेते हैं कि ए से जो रे आती है उसकी इमेज हमें बी पर ही बनानी है, तो ये जरूरी तो नहीं कि रिफ्लेक्शन ओ पे ही हो। तो मान लीजिए आप किसी और पॉइंट से रिफ्लेक्शन लेते हैं, और वो पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर बना देती हूँ। इस ओ से इसी मिरर पे आगे जाओ, इसी मिरर पे आगे जाओ, और यहाँ पे आपका ओ प्राइम है। और सपोज यहाँ से रिफ्लेक्शन करवाते हो, यहाँ से रिफ्लेक्शन करवाओगे तो ओ ए इधर आएगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको कहाँ भेजनी है, बी पर ही भेजनी है, तो ये बी पर चली गई। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आप ऑप्टिकल पाथ देखें, हम जानते हैं कि ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ने टोटल कितना पाथ ट्रेवल किया है। तो केस वन, फर्स्ट केस में आपके पास कितना आ जाएगा, ए ओ प्लस ओ बी। और सेकंड केस में आपके पास कितना आ जाएगा, ए ओ प्राइम प्लस ओ प्राइम बी। हमें देखना है कि दोनों में से ज्यादा लंबा कौन सा है। तो ओ प्राइम जो है आपका, अगर मुझे वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़े, तो आपने जो ये ओ ए और ओ बी लिए, अब खुद आप सोचिए, विजुअलाइज कीजिए कि ये वाली को एक प्लेन में कवर करने के लिए आपने ये प्लेन बनाया, लेकिन जो नया वाला रास्ता इसने ट्रेवल किया है, ए ओ प्राइम और ओ प्राइम से बी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन दोनों को एक ही प्लेन में लाना है, तो क्या वो आपका प्लेन तिरछा नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा, इसमें ओ प्राइम हो जाएगा, और यहाँ पे बी हो जाएगा। ये आपका जो प्लेन होगा वो तिरछा होगा, स्क्रीन के प्लेन में नहीं होगा, बल्कि ये जो स्क्रीन की प्लेन है, आप मेरा वीडियो देखिए, स्क्रीन के प्लेन में बिल्कुल वर्टिकल प्लेन अगर आप इमेजिन करेंगे, तो उस वर्टिकल में आपका ए ओ प्लस ओ बी तो आ जाएगा। लेकिन ओ प्राइम वाले को, और अगर आप ओ प्राइम पे पूरा परपेंडिकुलर प्लेन ले लेते हो, तो ओ प्राइम पे अगर मैं पूरा परपेंडिकुलर सीधा ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ मान लीजिए, तो आपकी ना तो ये इंसिडेंट रे उस प्लेन में आएगी, ना ही आपकी रिफ्लेक्टेड रे उस प्लेन में आएगी, दोनों ही उस प्लेन से बाहर निकल जाएगी। तो फर्स्ट लॉ सेटिस्फाई हो नहीं पाएगा।
और मैं अगर ऐसा करती हूँ कि मैं प्लेन को ही तिरछा बना लेती हूँ, तिरछा प्लेन में इस तरह से बना लेती हूँ जिसमें ये नई वाली ए ओ प्राइम और ये ओ प्राइम भी आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कंडीशन क्या डाली है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के साथ साथ नॉर्मल भी उसी प्लेन में होना चाहिए। तो नॉर्मल उसी प्लेन में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, नॉर्मल के लिए क्या करोगे, तो आपकी सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मिरर आपका ऐसा है, ठीक है, और यहाँ से आपकी ये सिचुएशन थी ओ प्राइम पे, है ना, और ये सिचुएशन थी आपकी ओ पर, और ये प्लेन के अंदर ही है, दोनों ओ एंड ओ प्राइम जो है आपके, ये सब मिरर के प्लेन में है, ये मिरर के प्लेन में रखे हुए हैं। अब आप मुझे खुद थोड़ा सा बताइए कि अगर मैं ओ प्राइम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो बिल्कुल वो ऐसे वर्टिकल जाएगा, वो तो हमेशा वर्टिकल जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपका प्लेन तिरछा कर रहे हो या कैसा कर रहे हो। तो जब मैं ए ओ प्राइम और ओ प्राइम बी को एक प्लेन में लाने की कोशिश करूंगी तो वो प्लेन जो है वो मुझे थोड़ा सा इस तरह से तिरछा करना पड़ेगा, और उस तिरछे प्लेन में अब आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर आपने प्लेन ऐसा तिरछा लिया है तो उस प्लेन के अंदर आपकी ए ओ प्राइम आ गई, आपकी ओ प्राइम भी आ गई, लेकिन जो नॉर्मल है वो नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मल तो सीधा खड़ा है। अगर आप बुक के लिए देख के भी करें तो ये देखिए, अगर मैं इसके अंदर एक ऐसा प्लेन रख देती हूँ तो उसमें आपके, या फिर प्लेन तिरछा भी कर, ये मिरर है मेरा, मैंने इस पे इस तरह से तिरछा प्लेन कर दिया, इस तिरछे प्लेन में आपकी ए ओ प्राइम आ गई और ओ प्राइम आ गई, लेकिन जो आपका नॉर्मल है वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा, वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा, वो क्यों तिरछा होगा, क्योंकि वो तो मिरर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो अगर आप कैसे भी यहाँ पर मिरर में कितने भी पॉइंट ले लीजिए, उन सभी पॉइंट से जब आप रिफ्लेक्शन करवाओगे इस ओ को छोड़ के, जो ओरिजिनल ओ था उसको छोड़ के आप पूरे मिरर पे कितने पॉइंट्स ले लीजिए, आप हर बार अपने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को ही एक प्लेन में रख पाएंगे, उसका नॉर्मल प्लेन से बाहर चला जाएगा। तो एक तो ये रीजन हो गया हमारा। सेकंड रीजन क्या है, फर्मा ने कहा था कि लाइट हमेशा या तो ऐसा पाथ चूज करेगी जो मिनिमम हो उसकी लेंथ या फिर मैक्सिमम हो। तो अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर मैं ये मिरर लेती हूँ और यहाँ पे ए है, ए से एक रे आएगी और बी पर वो चली जाएगी, ठीक है, तो जब वो ए और बी से जो रे आ रही है वो आपकी, सॉरी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पेन, इस बिल्कुल स्क्रीन के परपेंडिकुलर लिया है मैंने ये प्लेन, बिल्कुल सॉरी मिरर के परपेंडिकुलर, तो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, जब आपका ये बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन में ही ओ लाई करेगा, उस सिचुएशन में आपकी जो ऑप्टिकल पाथ होगा वो कितना होगा, ए ओ बी, और कहीं से भी अगर आप रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ए ओ प्राइम बी। हमेशा ये जो ए ओ प्राइम बी है वो ए ओ बी से ज्यादा ही होगा। तो ये वाला जो पाथ है इसकी लेंथ कितनी है, मिनिमम। ये वाला जो पाथ है उसकी लिमिट ही नहीं है। क्यों लिमिट नहीं है, क्योंकि अगर सपोज करो ये जो मिरर है उस मिरर को मैं इन्फानाइट लेंथ का बना देती हूँ तो ओ प्राइम आपका यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो बिकॉज फर्मा के हिसाब से लाइट को मिनिमम या मैक्सिमम वाला पाथ चूज करना चाहिए, बट इस सिचुएशन में मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होने की वजह से लाइट कौन सा पाथ चूज करेगी, मिनिमम चूज करेगी, ठीक है। मैक्सिमम की लिमिट होती तो हम मैक्सिमम को कंसीडर करते हैं। तो ये आपके मिनिमम पाथ कौन सा होगा, ए ओ बी। और आप ध्यान से देखें तो ए ओ बी के अंदर ए ओ, ओ बी और ओ एन जो कि आपका अभिलंबन नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो प्लेन मैंने बनाया है ए बी सी डी, ये वाला प्लेन आपके इस मिरर के बिल्कुल 90 एंगल पे रखा हुआ है। तो यहीं पे इसी प्लेन में इंसिडेंट रे होगी, इसी प्लेन में नॉर्मल होगा और इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे होगी। अगर इस ओ को कहीं भी और शिफ्ट करोगे तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए फर्मा के नियम से लाइट कौन सा पाथ चूज करेगी, एओ। और जब लाइट अगर एओ भी चूज करती है तो रिफ्लेक्शन का पहला नियम अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है। तो इस तरह से वो आपका फर्स्ट लॉ वैलिड हो गया। सेकंड हमें प्रूव करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। तो इसके लिए देखिए, अब जब हमें पता चल गया है कि लाइट कौन सा पाथ चूज कर रही है तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, है ना। इस बार मिरर को हमने इस तरह से एक लाइन से ड्रॉ कर लिया, यानी मिरर जो है वो कहाँ रखा हुआ है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये जिस प्लेन में होगा उसी प्लेन में आपकी इंसिडेंट रे आएगी और उसी प्लेन में आपकी रिफ्लेक्टेड रे। इतना तो हमें पता चल गया। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो यहाँ से रे आई और यहाँ पे चली गई, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए और उसकी लेंथ m दे दीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालिए उसकी लेंथ n दे दीजिए। सपोज हमारा पास एंगल अभी डिफरेंट है तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया, जो कि हमें प्रूव करना है। दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। अब हमारे पास क्या है, इसकी लेंथ जो ऑप्टिकल, ये एओ लेंथ है, सपोज ये यू है और ओ बी जो है वो लेंथ अपन वी मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ क्या है, अगर मान लीजिए लाइट आ रही है तो लाइट हम एयर में ही ले रहे हैं, तो लाइट की स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड आपके पास होती है सी,
ओके, सो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा ये पूरा पाथ ट्रेवल करने में। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी लाइट ने, सबसे पहले वो ए से ओ पे गई, फिर ओ से बी पे गई, और कितनी स्पीड से गई, सी से, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा u प्लस वी अपॉन सी। अब आप इसमें ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल ए डी ओ है ना, राइट एंगल ट्राइंगल आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देंगे तो ए ओ इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए डी सेक आई। कैसे आएगा, आप कॉस आई निकालिए, ये आपके पास यहाँ पे अगर ये एंगल आई है तो देखो, ये मैंने अगर दो लाइनें इस तरह से बनाई है और एक लाइन इसको ऐसे क्रॉस करती है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वो एंगल यहाँ बनेगा। तो ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है और ये पॉइंट आपका ओ पॉइंट है। तो अगर ये एंगल आई है तो ये भी कितना होगा, आई। और जब आप कॉस आई लेंगे तो आपका बेस कितना हो जाएगा, ए डी, और आपका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, एओ। तो यहाँ से आप इसको उल्टा कर दीजिए तो सेक आई आपके पास क्या मिलता है, एओ अपॉन एडी, और यहाँ से मैंने एओ की वैल्यू निकाली है। सिमिलरली आप ट्राइंगल बीसीओ में देखिए, बीसीओ में आपको ओ बी इज इक्वल्स टू बी सी सेक आर मिल जाएगा। एडी जो है वो डिस्टेंस हमने कितने मानी है यहाँ पे, एम मानी है। ये देखो एडी इज इक्वल्स टू एम है, तो यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिलता है, यू इज इक्वल्स टू एम सेक आई, और यहाँ से आपको मिलता है v इज इक्वल्स टू एन सेक आर। u और v का रिलेशन मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा, एम सेक आई प्लस एन सेक आर अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो तो हमारे पास क्या रहेगा, डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो एम और एन चेंज नहीं होंगे लेकिन आई और आर चेंज होंगे। क्यों, अब देखियो वापस, ये सपोज आपके पास मिरर है, राइट। आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट हमेशा फिक्स होता है और उसकी इमेज हमेशा फिक्स होती है। हम बस ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन इस पर्टिकुलर पॉइंट से ना हो कि अगर किसी दूसरे पॉइंट से हो जाए। तो ये हमें ओरिजिनली रिफ्लेक्शन गिवन था कि यहाँ ओ पॉइंट से हो रहा है। मान लीजिए मेरा यहाँ से रिफ्लेक्शन होता तो लाइट ऐसे आती और फिर बी की तरफ चल जाती। मान लीजिए यहाँ से होता तो लाइट यहाँ से आती, यहाँ से। इन सारे सिचुएशन में आपका जो एंगल आई है, ये देखिए ये एंगल आई है, और यहाँ से होता तो ये आई है, यहाँ से होता तो ये आई है। सो आई जो है वो कंटिन्यू आपका क्या हो रहा है, चेंज। लेकिन क्योंकि ए पॉइंट आपका हिल नहीं रहा है वहां से, तो उससे आपने जो परपेंडिकुलर डाला है वो भी हमेशा कहाँ पे जाएगा, डी पे। तो ये जो डिस्टेंस है एम, ये पूरी पॉसिबिलिटीज के लिए एम और एन आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ आई और आर चेंज होगा। तो जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एम और एन कांस्टेंट रखना है, आई और आर को चेंज करना है। सो सेक का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है हमारे पास, सेक आई टेन आई। ठीक है, तो डी टी आपका हो जाएगा 1/c एम सेक आई टेन आई डी आई प्लस एन सेक आर टेन आर डी आर। और ये आपके पास फर्मा के नियम से हम जानते हैं कि जो टी है या तो मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन प्रीवियस केस में हमने प्रूव कर दिया कि मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है नहीं, तो टी मिनिमम होगा। कोई भी फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो इसको हमें जीरो करना है, तो ये वाली पूरी पार्ट जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इससे हमें मिल जाएगा एम सेक आई टेन आई डी आई इज इक्वल्स टू माइनस एन सेक आर टेन आर डी आर। ये सपोज करो हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसके अलावा आप ध्यान से देखिए कि जब अपन ने मिरर बनाया, लाइट ऐसे आती है, ऐसे आती है, ए और बी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपने डाला डी और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला सी। रिफ्लेक्शन चाहे कहीं से भी हो, रिफ्लेक्शन चाहे कहीं से भी हो, ये सी डी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपका ए और बी फिक्स है। अगर ये फिक्स है और हमारे पास यहाँ पे ओ है, तो ये ओ यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका ओडी कम हो जाएगा तो ओसी बढ़ जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा तो ओडी बढ़ जाएगा, ओसी कम हो जाएगा, पर ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। तो सीडी आपकी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। या फिर सीडी को दो टुकड़ों में तोड़ दो तो आपके पास कितना हो जाएगा, डी ओ प्लस ओ सी। ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अभी हमारे पास डीओ की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल से निकालेंगे। तो फिर से आप यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाले डायग्राम में, ये देखो किसकी निकालनी है हमें, डीओ की। ये देखो ये निकालना है। तो आप यहाँ से अगर मैं टेन आई लूँ तो देखो टेन आई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज डीओ, बेस आपका हो जाएगा एडी जो कि एम है। तो यहाँ से डीओ की वैल्यू कितनी आ रही है, एम टेन आई आ रही है। तो डीओ की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, एम टेन आई। इसी तरह से आपका ये हो जाएगा एन टेन आर, वो आप खुद देख लीजिएगा। ये आपके पास है कांस्टेंट। अगेन कोई भी टर्म कांस्टेंट होती है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसका फिर से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया एम और एन तो कांस्टेंट रहेंगे तो 10 का हो जाएगा।
तो tan का कितना होता है sec स्क्वायर आई डी आई, और यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर आई डी आई इज इक्वल टू माइनस एन sec स्क्वायर आर डी आर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, अब आप देख लीजिए, ये इक्वेशन स्क्रीन पे आई होगा, आपको दोनों दिख रही होगी। इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो m से m कट जाएगा, एक sec थीटा से sec कट जाएगा, यहाँ tan है और यहाँ sec है, यहाँ पर भी tan बचेगा, यहाँ पर भी sec बचेगा, तो दोनों को डिवाइड करने से हमें ये मिलेगा 1/2 tan i sec i इज इक्वल्स टू tan r sec r। tan को आप लिख सकते हैं sin बाय cos, तो sin बाय cos, और इस sec को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/cos। सिमिलरली ये भी sin बाय cos और ये हो जाएगा 1/cos। ठीक है, यहाँ i चल रहा है, यहाँ r चल रहा है, cos से cos कैंसिल आउट, यहाँ से आपको मिल रहा है sin i इज इक्वल्स टू sin r, या फिर आप कह सकते हैं i इज इक्वल्स टू r। तो ये रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ हो गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो ये आपका हो जाता है परावर्तन के नियमों का डेरिवेशन, यानी रिफ्लेक्शन लॉ जो है उनका डेरिवेशन फ्रॉम फर्मास प्रिंसिपल। सिमिलरली अगर आप रिफ्रैक्शन करेंगे, सिमिलरली अगर आप रिफ्लेक्शन के लो करेंगे, तो रिफ्लेक्शन के अगेन केस में पहला वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, आपको इसमें कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। वही चीज करनी है कि बाउंड्री लेनी है इस तरह से, है ना, बाउंड्री लेनी है, और कोई यहाँ पे ए आएगा और यहाँ से कोलाइड करके ये आपका परपेंडिकुलर है, मान लीजिए इस दिशा में चल जाती है। सो बी पॉइंट पे आप सपोज करो ये बी पॉइंट पे उसका इमेज बन रही है, ये सीधी लाइन है यहाँ पे, है ना, ये सीधी है क्योंकि ये नीचे बन रहा है, ये बाउंड्री है, उस बाउंड्री के ऊपर एक रे आई है ए ओ, और बाउंड्री के नीचे रिफ्लेक्ट होके चली गई ओ बी। सो अगेन वही बात है कि अगर आप ओ पॉइंट यहाँ ले लेते हो तो रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, तो ये रास्ता हमेशा लंबा होता जाएगा ओ प्राइम, यहाँ पे इस मिरर के ऊपर कहीं पर भी लेते हो, आगे से या पीछे से। और दूसरी बात, रास्ता लंबा होने के साथ साथ क्या होता है कि आप जो है इमेजिन करके देखिए, आप एक ये स्क्रीन का प्लेन जो है उस प्लेन में इमेजिन करके देखिए, अगर उस ये मैं इस तरह से प्लेन बनाती हूँ और इसी प्लेन में मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया है O1, और इसी प्लेन में एक रे आ रही है और इसी प्लेन में रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन अगर इसमें ए को मैं स्क्रीन के बाहर ले आऊं, स्क्रीन के बाहर लाते ही क्या होगा कि स्क्रीन के बाहर लाती, सपोज ये ओ यहाँ ले आऊं स्क्रीन के बाहर, तो ये जो ए ओ है ओ प्राइम है और ये जो ओ प्राइम बी है वो भी स्क्रीन के बाहर आ जाएगी। जैसे ही ये स्क्रीन के बाहर आ जाती है, अब इसका जो परपेंडिकुलर है O1 वो तो हमेशा स्क्रीन के प्लेन में रहेगा, कारण क्योंकि उसको हमेशा 90 डिग्री पे रहना है, तो वो सीधा रहेगा, वो टेढ़ा नहीं हो सकता। जब आपने ओ को खींचा बाहर की तरफ, इमेजिन करके देखिएगा, जब आप ओ को बाहर की तरफ खींचते हो तो आपकी ए ओ रे जो है वो भी तिरछी होके बाहर आ जाएगी, और जो आपकी ओ बी है वो भी तिरछी होके बाहर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो सीधा का सीधा रहेगा, वो इसी प्लेन में रहेगा जो मैंने ओरिजिनल प्लेन बनाया है। सो आपका अभिलंब जो होता है, नॉर्मल जो होता है, वो उस प्लेन में कभी भी नहीं आएगा जिसमें आपकी नई वाली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है। तो तीनों को एक प्लेन में होने के लिए ON जिस प्लेन में है उसी प्लेन में ON होना चाहिए। और दूसरी बात, फर्मा के नियम, ये तो हम ओरिजिनली देख लिया, और फर्मा ने बोला था कि लाइट हमेशा मिनिमम या मैक्सिमम पाथ चूज करती है, मैक्सिमम की यहाँ कोई लिमिट नहीं है, और मिनिमम पाथ तभी होगा जब आप तीनों को एक प्लेन में लेंगे, तब सबसे छोटा पाथ होगा, एक्चुअल में छोटा होगा। अगर ओ प्राइम इधर ले लिया तो बढ़ जाएगी ये ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मतलब स्मॉल है, ये इसके कंपैरिजन में लार्ज है। तो ओ प्राइम को मिरर पे दूर लेते, जितना दूर ले जाते जाओगे ओ से, उतना ही उसका रास्ता तय किया गया जो ऑप्टिकल पाथ है वो बढ़ता जाएगा। तो फर्मा के लॉ से ये फर्स्ट नियम तो आपका हो जाता है। सेकंड के अंदर हमें अगेन वही चीज करनी है कि जब ये एक ही प्लेन में आ जाते हैं, उस एक प्लेन में आने के बाद ये सेम डायग्राम है, इसका आप खुद से करने की कोशिश भी कीजिए। ये मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, ठीक है, ON, यहाँ से एक रे आई और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चली गई, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया अपन ने, सेम चीज वही करी है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो आप, ठीक है, दिस इज C, दिस इज D, ये इंसिडेंट एंगल I और ये आपका रिफ्लेक्टिव एंगल R, ये U हो गया, आपका, ये V है, ये M है, ये N है। अब ऊपर वाले डेरिवेशन से आपको सारा कुछ करना है, अगर ये I है तो आपके पास ये भी I हो जाएगा, ये R है तो आपके पास ये भी R हो जाएगा। टोटल टाइम टेकन क्या होगा, इस बार देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये अलग मीडियम होगा, फर्स्ट मीडियम है, और ये आपका सेकंड मीडियम होगा जो कि डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 मान लीजिए, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आप क्या मान लीजिए, μ2 मान लीजिए। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा,
AO को ट्रेवल किया V1 स्पीड से, क्योंकि देखो इस बार दोनों मीडियम अलग अलग है, तो लाइट का क्या सीन रहेगा कि लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है। तो यहाँ उसकी स्पीड V1 है, यहाँ उसकी स्पीड मान लीजिए V2 है। तो ये हो जाएगा OB प्लस V2। आपको पता ही है कि V जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C/μ, ये वैक्यूम में वेलोसिटी और ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये आपका हो जाएगा U। AO को हमने क्या माना है U। आप U और म्यू में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये आपका आ जाएगा C/μ1, ये हो जाएगा आपका C/μ2। सो ये ऊपर ले जाती हूँ मैं, μ1U/C प्लस μ2V/C। इसमें से कॉमन आ जाएगा आपके पास 1/C, और ये हो जाएगा आपके पास μ1U प्लस μ2V। अब U और V आपके पास आप देख लीजिएगा, ये आपका U है ना, इस U को इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल AOC से अगर आप देखेंगे तो U इज इक्वल टू आपके पास आएगा M sec I। ये ट्रिग्नोमेट्री से आप खुद करके देख लीजिएगा, ये U है, ये M है, ये I है, यहाँ से आप cos I निकालिएगा, उसका उल्टा कर लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, सो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/C μ1 M sec I प्लस μ2 N sec R। ठीक है, ये टी हो जाएगा। वही करना है सेम डिफरेंशिएशन से, आपको dt को 0 करना है, क्योंकि टाइम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, अब C 1/C तो कांस्टेंट है, तो राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा μ1 M। अब ये मैं थोड़ा सा स्टेप स्किप कर रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस केस में मैंने आपको एक एक बता दिया। जब 0 करोगे तो आपको ये मिल जाएगा N sec R 10R dr। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपके पास वही है, CD डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो CO प्लस OD आपके पास हो जाएगा कांस्टेंट, और आप डायग्राम से उसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। M 10I प्लस N 10R इज इक्वल टू कांस्टेंट। डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं इसका, डिफ्रेंसिएशन से मिलेगा आपको M sec स्क्वायर I di is equals to minus n sec square r dr। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 1/2 कर दो प्रीवियस केस की तरह, तो 1/2 से आपको मिलेगा μ1 tan I अपॉन sec I इज इक्वल्स टू μ2 tan R अपॉन sec R। tan को sin बाई cos रखो, sec को 1/cos रखो, आपको मिलेगा sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। यही आपके पास अपवर्तन का यानी रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरह से हमने फर्मा का नियम लगा के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के जो नियम है वो डिराइव कर लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस आज के लिए इतना ही।